नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को देखेंगे। और यहाँ पे ये वीडियो जो है ये झारखंड एएनएम और जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग 10th क्लास का जो ये चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिर्फ वही पॉइंट्स को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप इसे डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक साइंस में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने से क्या होता है? तो देखिए जस्ते पर मतलब जिंक में अगर हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 डाल देते हैं तो क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर हम लोग H2SO4 में जिंक डालते हैं तो क्या होता है? कौन सी गैस निकलता है? तो इसमें आपको बताना है हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके संयोजन अभिक्रिया, फ्यूजन अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया और उसके बाद उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इस तरीके के ये क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो देखिए आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, संयोजन अभिक्रिया जो होता है, इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे क्या है H2O, ये दो अभिकारक है और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बना रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेनली यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग किसमें किया जाता है? दीवारों की सफेदी में किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कभी चूना हुआ हो रहा होगा तो आप देखते होंगे कि बाजार से क्या लाते हैं, चूना लाते हैं। तो जो बाजार से चूना लाते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड रहता है और इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। और जब आप इसको रंग करने से पहले क्या करते हैं कि पानी में घोला जाता है। तो H2O में जब मिला देते हैं, जल में मिला देते हैं तो फिर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और इसका उपयोग किस में होता है, दीवारों की सफेदी करने में। और देखिए जब दीवार को रंग कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारे वातावरण में CO2 मौजूद रहता है और उस CO2 से रिएक्शन करके ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है दीवार में, जो बुझे हुए चूना जिसका उपयोग दीवार को रंग करने में करते हैं, तो जब उसको रंग करने के बाद 1 दिन या फिर 2 दिन बाद फिर क्या होता है कि हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बुझे हुए चूने से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। और दोस्तों देखिए संगमरमर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है आपका, ये भी है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखिए वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि एक जो यहाँ पे अभिकर्मक होते हैं ये टूटकर क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बना सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे लाइम स्टोन यानी जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है तो फिर ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और फिर क्या बना देता है, CO2। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको बोलते हैं क्विक लाइम, यानी इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है या बिना बुझा हुआ चूना होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। और उसके बाद देखिए और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट जो है उसको अगर गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर क्या प्रोडक्ट में बनाएगा, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है O2। तो देखिए अगर आपको एग्जाम में आए यहाँ पे कि लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो किस तरह का धुआं निकलता है, तो यहाँ पे ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाए तो।
उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, धूसर रंग का हो जाता है और सिल्वर धातु बनाता है। अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में छोड़ देंगे तो फिर ये क्या बनाएगा, ये डिकम्पोज़ होके क्या बनाएगा, सिल्वर और क्लोरीन बनाएगा, है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोज़ हो रहा है तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है किसमें, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। देखिए उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि आयरन का अगर रिएक्शन कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से करते हैं तो फिर क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर। देखिए यहाँ पे आयरन जो है वो क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए जो आयरन है ये कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर जिंक या फिर लेड को भी अगर हम लोग इस तरीके से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि जिंक और लेड जो होते हैं ये कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली अभिकारकों के जो आयन होते हैं उसका आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन कराइएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा और फिर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सल्फेट का आयन है और यहाँ जो क्लोराइड का आयन है ये क्या हो गया, ये सिर्फ एक्सचेंज हो गया। तो ये इस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें अभिकारकों का आदान प्रदान होता है, अधिकारकों के आयन का आदान प्रदान होता है ना? ये इधर में हो गया सल्फेट आयन और ये यहाँ पे हो गया क्लोराइड का आयन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन अभिक्रिया है इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए रिडॉक्स, देखिए ये कहाँ से लिया गया है, रिडक्शन से यहाँ पे RED और यहाँ पे ऑक्सीडेशन का OX, तो फिर क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जब एक ही केमिकल रिएक्शन में होते हैं तो इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जब इसको H2O के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराया जाता है, हीट दिया जाता है, तो फिर क्या होता है कि कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर का यहाँ पे अपचयन हो गया और यहाँ पे H2O का क्या हो गया, यहाँ पे उपचयन हो गया। तो देखिए सिंपली उपचयन को आप कैसे समझेंगे, उपचयन मतलब आप ये समझिएगा कि ऑक्सीजन का गेन हुआ और अपचयन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया, कॉपर हो गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीजन का लॉस हुआ। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें H2 की, तो H2 किस में बदल गया, H2O में बदल गया। तो H2 में क्या हुआ, यहाँ पे H2 का क्या हो गया, ये इसका उपचयन हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, संक्षारण, कोरोशन। तो कोरोशन यानी संक्षारण किसको बोलते हैं? देखिए जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो लोहा पे जब जंग लगता है, संक्षारण जब होता है इसका, तो फिर कैसा परत बनता है, तो भूरा परत बनता है। चांदी पर अगर संक्षारण होता है तो यहाँ पे काला परत बनता है और तांबा का अगर संक्षारण होता है तो हरा परत बनता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो तेल होते हैं या फिर वसा जो होते हैं उसका जब ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये विकृत गंधित हो जाते हैं और उनका स्वाद और गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसके लिए देखिए जो तेल या फिर वसा से बने हुए जो चीज़ें होती हैं उसको
क्या करते हैं, अच्छी तरीके से उसको पैक किया जाता है और जो सिंपल जो वायु रहता है या फिर ऑक्सीजन रहता है, इसके जगह पे नाइट्रोजन डाला जाता है। ये नाइट्रोजन क्या होते हैं कि कम रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चिप्स के पैकेट में क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन डाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ वही मैंने यहाँ पे कवर किए हैं और अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप 10th क्लास की एनसीईआरटी का यहाँ पे चैप्टर पढ़ सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों इसके बाद फिर इसका एमसीक्यू भी हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज़ सिर्फ़ पढ़ते जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग समझते हुए जा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोग कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे हर एक चैप्टर का। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा।